Hello guys, welcome back with another video of the unit short run equilibrium output। आज हम लोग बात करेंगे जो यूनिट हमारी चल रही थी, जो हमारे ADAN शॉर्ट रन की जो हमारी यूनिट चल रही थी, उस यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। हमारे चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का मेन हमारा मोटिव क्या है, क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कमी। जब आपके पास कोई चीज कम हो जाती है या किसी चीज की कमी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेट किया कि मुझे 100 रुपए कमाने, आपने टारगेट सेट किया कि आपको 100 रुपए कमाने, बट क्या हुआ, आपको सिर्फ 80 रुपए ही मिले। आपने क्या बोला कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं, बट आपको जो इनकम हुई वो सिर्फ 80 रुपए की हुई, तो यहाँ पे 20 रुपए की कमी हुई। ये जो 20 रुपए थे या जो ये 20 रुपीज थे, ये 20 रुपीज आपके हो जाएंगे डेफिसिट। इसी तरह मेरे सेम डिमांड के केस में होता है कि जब हम लोग डिमांड करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर ने सोचा कि इस मार्कर की 100 यूनिट की डिमांड होगी। प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर की 200 यूनिट या 100 यूनिट बिक जाएंगे, बट एक्चुअली में जो इस मार्कर की डिमांड हुई वो हुई सिर्फ 50 की। सोचा था 100, डिमांड हुई 50 की, तो 50 की कम हुई। तो ये जो 50 की कमी है या जो 50 की डिमांड कम हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। दूसरी चीज है यहाँ पे एक्सेस डिमांड। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, मतलब जितना आपने प्लान किया था, जितना आपने सोचा था, जितना आपका डिजायर था, जब चीजें आपके प्लान, आपके विश, आपके डिजायर से ज्यादा हो जाती हैं, उससे बड़ी हो जाती हैं, तो वो मेरी क्या कहलाती हैं? एक्सेस। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, माना हमने ADAS पढ़ा, हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा, ठीक है ना। तो ये दोनों के केस में क्या था, यहाँ पे जो भी हम शेड्यूल बनाते थे, चाहे वो AD का हो, चाहे वो AS का हो, चाहे वो C हो, I हो, Y हो, S हो, कुछ भी हो, whatever that it is, all the components of the AD and AS should be planned। मतलब मेरे जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे होंगे, चाहे वो AD हो, AS हो, SI हो, S हो, C हो, Y हो, कुछ भी हो, whatever, वो सारे के सारे मेरे प्लान होंगे। और जब आपकी डिमांड आपके प्लान्ड AD से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपने जो सोचा है उससे आपकी डिमांड ज्यादा होगी। आपने सोचा कि आपको 100 यूनिट का प्राइस, आपको 100 यूनिट बिकेंगी, आपका जो डिमांड है वो कितने की है? 100 यूनिट की है। तो जब आपकी डिमांड 100 यूनिट की है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्चुअल डिमांड जो है वो 200 की आ गई। आपने प्लान किया 100 का, बट एक्चुअल डिमांड आपकी आ गई 200 की, तो वो मेरा कहलाएगा एक्सेस, क्योंकि 100 ज्यादा डिमांड हो गई। तो जब आपके प्लान से चीजें ज्यादा हो जाएं, तो वो एक्सेस डिमांड कहलाती हैं। जब चीजें आपके प्लान से कम हो जाएं, तो वो डेफिसिट कहलाती है। मतलब चीजें अगर आपके प्लान से ज्यादा हो गई, तो वो यहाँ पे कहलाएंगी एक्सेस डिमांड। अगर चीजें आपके प्लान आउटपुट से कम हो गई, तो वो कहलाएंगी डेफिसिट। बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगर मान लीजिए इन केस मेरी डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है, तो डिमांड में कमी आने के पीछे का कारण क्या है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या इसके रिजल्ट क्या होंगे। सेम उसी तरह अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ जाती है, तो एक्सेस डिमांड कैसे आती है, कारण क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और कैसे चीजें उसकी रिजल्ट आएंगे। तो केसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये डिमांड, डेफिसिट और एक्सेस डिमांड पढ़ने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे ये डिमांड जो होती है वो बेस करती है। क्योंकि जो डिमांड है या जो मेरा प्रोडक्शन है, वो कुछ चीजों पे कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जो हमें इकोनॉमिक को सोच के ही ये डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को ड्रॉ करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले मेरा आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? मेरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे मेरे एम्प्लॉयड। सारे के सारे एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में हैं, वो सब काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो पैदा हुआ बच्चा है वो काम नहीं करता, जो बुजुर्ग है वो काम नहीं करता, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो काम नहीं करते, और कुछ यूथ या यंगस्टर्स भी रहते हैं जो ऐसे हैं जो अभी उस जॉब पोजीशन पे
नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं? तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में सारी चीजें मेरी प्लान्ड होती है सेम कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन AS is equal to AD with the fuller utilization of resources। मेरा यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे सभी से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब किससे है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फुलर यूटिलाइजेशन से काम कर रहे हैं। मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो कोई मतलब मक्कारी नहीं कर रहे हैं कि हाँ नहीं करना है, आज काम नहीं करना, आज थक गए, आज मन नहीं है, आज बीमार हो गए, आज आना नहीं है, या जो भी बहाने, ऐसा कोई बहाना वो नहीं बना रहे हैं। जो भी वर्कर काम कर रहा है वो फुलर यूटिलाइजेशन के साथ कर रहा है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। प्लस हमारी इकोनॉमी में AS is equal to AD है, यानी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, मार्केट में जितनी डिमांड है, जो सप्लाई, मार्केट में जितनी डिमांड है तो जो मेरा प्रोड्यूसर है वो उतनी सप्लाई कर पा रहा है, या मार्केट में जितनी सप्लाई है तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर पा रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो सिचुएशन होती है जब AS is equal to AD होता है और जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फुलर यूटिलाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक। दूसरा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी सेम AS is equal to AD इसमें भी है, जैसे यहाँ पे AS is equal to AD था वैसे यहाँ पे भी AS is equal to AD है। फर्क क्या है? यहाँ पे क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी लोग पूरी तरह से रोजगार नहीं मिला हुआ है, सभी लोग पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन चीज यहाँ पे क्या है? विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो 10 लोग काम कर भी रहे हैं उन 10 में से भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर रहे, वो काम करना नहीं चाहते हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ठीक है, कभी जॉब पे आते हैं कभी नहीं आते हैं तो जॉब काम नहीं करते हैं। तो यह कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें जो वो वर्कर्स हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी AD इक्वल टू AS होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी AD इक्वल टू AS होता है। फर्क सिर्फ क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो वर्कर होता है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, वहीं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है वहां पे जो वर्कर है वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता। फुल एम्प्लॉयमेंट में फुलर यूटिलाइजेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट में विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट मेरा आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, यानी मेरी मर्जी है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? मेरी मर्जी है किसी भी काम को। तो यहाँ पे क्या है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब हम अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, मतलब मैं खुद ही काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा खुद ही मन नहीं है काम करने का, मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि मैं कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जाऊं, तो वो सिचुएशन मेरी कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When some peoples are not willing to work, यानी कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं they are not willing to work, उन्हें काम करना ही नहीं है, वो काम करना चाहते ही नहीं है at the existing wage rate, वो existing wage rate पे या जो उनकी मर्जी भी होगी, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग में अगर जॉब मिलेगी ना तो भी वो काम नहीं करना चाहते। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जब यार 40,000 रुपए की नौकरी मिलेगी ना तब काम करेंगे, ये 10-20 हजार में समझ में नहीं आती है, या जब अच्छी कहीं बड़ा ब्रांड मिलेगा, बड़ा बैनर मिलेगा तो ही मैं जॉब करूंगा, छोटे मोटे बैनर में मैं काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है? वो जो चाह रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा तो वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वॉलेंट्री में क्या होता है? उनको उनके मन मुताबिक काम मिल रहा है, मतलब वो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, यशराज का बैनर चाहिए या उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स का बैनर चाहिए, तो उनको बैनर मिल रहा है फिर भी उन्हें काम नहीं करना। जैसे आपके टीचिंग प्रोफेशंस में ही बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े ब्रांड के साथ है, जैसे आपका DPS हो गया, आपको हर सिटी में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे DPS हो गया, DPS का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। आप चाहते हैं, कोई भी टीचर जो है वो चाहता है कि मेरा DPS में सिलेक्शन हो जाए, उसका DPS में सिलेक्शन हो भी गया बट फिर भी वो काम नहीं करना चाहता है। तो जब कोई भी पर्सन एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट उसे मिल रही है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी वेज रेट मिल रही है
जब वो वर्कर उस वेज रेट पे काम करने को तैयार नहीं है अपनी मर्जी से, तो वो कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब कोई भी वर्कर अपनी मर्जी से बेरोजगार है, वो खुद ही काम नहीं करना चाहता है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक बात। दूसरी मेरी आती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी मेरी क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? When some people are not getting work, यहाँ पे क्या है? लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है, even when they are willing to work at the existing wage rate। इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? हम किसी भी वेज रेट पे तैयार है। आप हमें 10,000 दे दो, आप हमें 5,000 दे दो, आप हमें 6,000 दे दो, आप हमें 2,000 दे दो, आप हमें कितना भी अमाउंट दे दो, हम हर अमाउंट में काम करने को तैयार है, बट उसके बाद भी हमें काम नहीं मिल रहा। तो इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? वर्कर काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है। वॉलेंट्री के केस में वर्कर को काम मिल रहा है बट वो करना नहीं चाहता है। ठीक है ना? वॉलेंट्री के केस में, वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा से मुझे काम मिल रहा है, नहीं करना चाहता हूं मैं। इनवॉलेंट्री में मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम करना है, किसी भी वेज रेट पे करना है, बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हूं। तो यहाँ पे क्या हो गई सिचुएशन कि यहाँ पे वॉलेंट्री मतलब आप काम करना ही नहीं चाहते हो, इनवॉलेंट्री में आप काम करना चाहते हो बट आपको काम नहीं मिल रहा। तो ये मेरे 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसी पे बेस हमारे 4 और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला जिसमें आता हमारा फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, वो है हमारी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पे नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये हमारी वो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में, मतलब नेचुरली इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी। मतलब कितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हो, कितना भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, कितनी भी हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही हो, भले हम दुनिया की सबसे नंबर 1 जीडीपी पे नंबर 1 इकोनॉमी में आते हो, बट फिर भी हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। और उसी हमारे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट या जो हमारी वही जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो हमारे केसेस होते हैं वो हमारा होता है जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, वो तो काम करने नहीं जाएगा ना। जब वो काम करने नहीं जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जो बुजुर्ग है 60 साल 70 साल 80 साल के हो चुके हैं, वो भी काम करने कहीं नहीं जाएंगे, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे लोग जो अभी काम करने के लायक हुए ही नहीं है, वो लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे, और वो हर इकोनॉमी में होंगे, भले आपकी इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे। वो सिचुएशन मेरी कहलाती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है? इट रेफर टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जितना हमारी इकोनॉमी में नेचुरल है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 5% न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हर साल 5% न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 5%। तो टोटल पॉपुलेशन का 5% अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उतनी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी क्योंकि वो लोग तो काम करने कहीं जा नहीं रहे हैं। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि वो रेट जो हमारा नेचुरल है कि इतने लोग तो हमारे अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। नेक्स्ट मेरी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कौन सी है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मतलब आप किसी ऐसे फैक्टर की वजह से अनएम्प्लॉयड हो, किसी ऐसी चीज की वजह से अनएम्प्लॉयड हो जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जैसे कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, ठीक है ना, या कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि जिससे आपका बिजनेस बंद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ड्रग्स का बिजनेस था, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ड्रग्स इलीगल है, यानी बिजनेस बंद। तो क्या होगा? बिजनेस जब बंद हो गया तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जिसमें आपके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, वो इंडस्ट्री ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप काम कहां से करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी या कोई ऐसी आपने नॉलेज या स्टडी कर ली जिसका इंडिया में कोई काम ही नहीं है, तो क्या करोगे? आपने फ्रेंच सीख ली, जर्मन सीख ली, स्पेनिश सीख ली, ठीक है, चाइनीज सीख ली, जापानीज सीख ली, इंडिया में क्या करोगे इसका? इंडिया में कोई खास इतना स्कोप है नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ यही सब बोली जाती है। यहाँ पे तो जर्मन, फ्रेंच है और ये सब बोली नहीं जाती, तो यहाँ पे इसका कोई खास काम है नहीं है, तो आप लंबे समय तक क्या होगा? बेरोजगार ही रहने वाले हो।
तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर लंबे समय तक अवेलेबल ही नहीं होने वाला है या लंबे समय तक वो चीजें अभी मार्केट में आने ही नहीं वाली है तो आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ये कंडीशन मेरी कहलाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, दूसरी आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जब आप अनएम्प्लॉयड हो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहां पे क्या था, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रिक्शनल में क्या है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अनएम्प्लॉयड। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी तय हुई, ठीक है ना, अब शादी तय हुई तो आपने क्या किया, जैसे जनरली लड़कियों के साथ होता है, लड़कियां क्या करती है, शादी जब तय होती है तो कुछ टाइम पहले 15 दिन 20 दिन या महीने भर पहले से रिजाइन दे देती है कि अब से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा अगर प्राइवेट है। ठीक, तो क्या हुआ, वो महीने 2 महीने के लिए बेरोजगार हो गई, महीने 2 महीनों के लिए वो क्या हुई, अनएम्प्लॉयड हो गई। जब शादी हो जाएगी, नेक्स्ट अपने घर में सेटल हो जाएंगी तो फिर जॉब पे फिर आ जाएंगी। या अगर आपके फ्रैक्चर हो गया, आपके पैर में हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आप नहीं हो इस कंडीशन में कि आप जॉब पे जा पाओ, तो आप क्या करते हो, रिजाइन दे देते हो, फिर आप 1-2 महीने के लिए बेरोजगार हो। जैसे ही आप फिर से फिट एंड फाइन होते हो, आप फिर से एम्प्लॉयड हो जाते हो, जॉब पे आ जाते हो। तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जब आप एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो, छोटे समय के लिए अनएम्प्लॉयड हो ड्यू टू एनी रीजन। जैसे मान लो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपकी फर्म में क्या हुआ, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपके बॉस ने बोला आज नहीं कोई काम। जैसे डेली लेबर्स होते हैं ना, अब डेली लेबर्स के साथ क्या, अगर फैक्ट्री में काम नहीं है उनको काम नहीं मिलेगा तो वो एक दिन के लिए अनएम्प्लॉयड होगा ना। जैसे घर बनता है, अब हर दिन तो घर बनते नहीं है, जिस दिन मिले उस दिन वर्कर्स को काम मिला, जिस दिन घर नहीं बने उस दिन वर्कर्स को काम नहीं मिला। फार्मर्स पूरे 12 महीने तो काम नहीं करते, कुछ महीने काम करते हैं, कुछ महीने काम नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्कर्स जो पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, वो मेरे आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने जॉब स्विच कर दी, एक्सीडेंट हो गया, मैरिज हो गई, या सीजनल वर्क है आपका, तो इस टाइप के जो आपके वर्क होते हैं वो आपके आ जाते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मेरा आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो कंडीशन होती है जहां पे जो लोग काम करने के लिए विलिंगनेस है, मतलब काम करना चाहते हैं और वो काम करने के लायक भी हैं, मतलब वो काम करने के लायक भी हैं, वो उतने क्वालिफाइड है, उतने एजुकेटेड है, उतने वेल डिजर्व है, प्लस वो काम करना भी चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो सिचुएशन है जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं, लायक है और उन्हें काम मिल रहा है, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं तो कोई बेरोजगारी नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में हम बात उनकी कर रहे हैं जो विलिंग टू वर्क है एंड एबल टू वर्क है। अब अगर आप एबल टू वर्क ही नहीं है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड तो हो गई ना। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हो, अब जैसे मान लेते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सारी डिग्रीज ले रखी हुई है, बहुत नॉलेज है मेरे अंदर, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बट मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे काम नहीं करना पसंद है किसी के अंडर में, तो क्या होगा, मुझे आता तो सब है, मैं एबल टू हूँ, एबल टू वर्क तो है, बट मैं विलिंगनेस नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, मैं बेरोजगार हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और जब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी होती है जब लोग बेरोजगार होते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी होती है जब लोग काम पे होते हैं। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है, या जो लोग काम करने के लायक है उन्हें काम मिलता है, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्री में सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर हमने बात करी, जिसमें हमारे 8 कॉन्सेप्ट आते हैं: फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 8 हमारे कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट केसेस थे जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई सजेशंस है या कुछ क्वेश्चंस है या कोई रीजन, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।